चैप्टर नंबर 25 पढ़ते हैं, ये क्लास 10th का। तो हमारा चैप्टर नंबर 25 का जो है नाम है, ये हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो है ये 25 में, पहला 23 में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटीज़ जो है वो कुछ यूज़ करना हमने पढ़ा था। 24 में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा। यहाँ पे जो है वो कुछ एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स इसमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड और सब जो भी एंग है उसका यूज़ करके हम कैसे हाइट एंड डिस्टेंस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आप फिगर से देख रहे हो कि बड़ा बड़ा सा जो है ये वाटर टैंक का जो है वो हो गया, बड़ा बड़ा पोल हो गया, बड़ा बड़ा हमारा बिल्डिंग हो गया। तो इसको ऊपर से चढ़ के और पूरा मेज़र करना ये उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए तो मैथ का इन्वेंशन हुआ है कि हम बहुत ही कम समय में ट्रिक के ज़रिए जो है वो किस चीज़ का जो है वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। तो इस चैप्टर में हम जो भी बिल्डिंग का हाइट रहता है, आपका कितना दूरी है, इसका कितना जो है वो कितने एंगल पे है, इस चैप्टर में है जो है वो हम उसी एप्लीकेशन का यूज़ करके इसमें फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए कुछ आपको 2-3 जो है वो चीज़ जानना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे पहुँच जाएंगे कि हमारा एक्सरसाइज में क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो है वो निकालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ जो वर्ड है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लाइन ऑफ अ साइट। यहाँ पे लिखा हुआ है वी अंडरस्टैंड दैट द लाइन ऑफ अ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय वे ऑब्जर्वर। यहाँ पे मैं कुछ फिगर के जरिए आपको बता देती हूँ कि ये हमारा क्या है, ठीक है। ये हमारा एक क्या है, ये एक ट्रायंगल टाइप का बन गया है। आप इसको ये भी मेज़र कर सकते हो कि ये हमारा टंकी है या कुछ हमारा ये पोल है या डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, मान लो एक इंसान है, उसका आईज जो है वो इस तरह से है। यहाँ से वो इस तरीके से देख रहा है और यहाँ से वो उसका कुछ इतना लंबा है वो। तो यहाँ पे जो है ये जो है हमारा पोल है और यहाँ से खड़ा होकर जो है वो इंसान जो है वो देख रहा है इसको। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ अ मैन होता है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये मान लो ये आपका ज़मीन है, तो यहाँ से कुछ दूरी पे ये खड़ा होके ये इंसान जो है वो देख रहा होगा, लेकिन इसका हाइट हम जो है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। बस इस जहाँ से ये देखता है, इसका आइस जो है वो खड़ा होके ये देखता है, बस इसको आइस को हम कंसिडर करते हैं कि इसका क्या बन रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा आया वो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो ये जो हवा में हमारा ये लाइन बनता है, मान लो ये पोल है और यहाँ से खड़ा हो गया इंसान जो है वो देख रहा है, तो ये जो हवा में इमेजिनरी लाइन हमारा बना, इसको आप ए लिख दो, ये आपको बी लिख दो और ये आप सी लिख दो। तो ये जो हवा में हमारा लाइन बना ए सी, इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि we understand that the line of a sight is a line drawn from eye of an observer to the point in the object view by the observer। मतलब जहाँ से, और ये जो देखेगा सबका जो सबसे जो ऊपरी छोर होगा इसका, यहाँ नहीं, जो सबसे इसका ऊपरी छोर होगा यहीं पे इसका जो है वो जो है लाइन हम ज्वाइन करेंगे। सबसे ऊपरी जो डिस्टेंस होगा सबसे ऊंचा वाला वो, तो ये AC जो है वो हमारा लाइन ऑफ अ साइट हो गया।
अगर एक यहाँ पे बनता है, देखो कि ये हमारा एक टैंक हो गया, ये हमारा जो है वो एक पोल हो गया, और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट है क्योंकि हम यहाँ पे उसके आइस को ही लिए हैं, उसके हाइट को नेग्लिजिबल लिए हैं। तो ये जो हवा में लाइन बनता है, इमेजिनरी जो लाइन बनता है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और अब हमारा दूसरा टर्म होता है, इसमें 3 टर्म हमको जानना है। फिर हमारा और एक दूसरा टर्म आ जाता है, ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब हम जानते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर एक इंसान ज़मीन पे खड़ा होकर ये पोल का सबसे ऊपरी ऊंचाई वाला जो भाग है वो देख रहा है, यहाँ से जो हमारा एंगल बना इसके आइस से, इसके ऊपरी छोर पे, ऊंचाई वाले पे, सबसे लास्ट पॉइंट पे, ऊंचा वाला पे जो हमारा एंगल बना, मान लो ये थीटा एंगल बना, ये हमारा हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक पोल है, उसका जो सबसे ऊपरी डिस्टेंस है, सबसे जो लास्ट छोर है, वहाँ से जो पॉइंट ज्वाइन होता है, जो एंगल बनता है, और वो जो देख रहा है उसके आँख से जो बनता है, क्योंकि हाइट तो इसमें नेग्लिजिबल हो गया, तो ये जो हमारा एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। We understand that when an observer is standing on a base, the point beam view is above the horizontal level. The angle formed by the line of a sight of an observer with a horizontal line is called the angle of elevation. In the angle of elevation, head of an observer rise upward. Means इसका आँख जो है वो क्या होना चाहिए? वो ऊपर की तरफ देखेगा, ये नीचे की तरफ नहीं देखेगा, वो नीचे की तरफ देखेगा, तो ये कुछ ऊपर से वो कुछ दूसरा हो जाएगा। तो ये खड़ा होकर जो हमारा एंगल बनाएगा, सबसे यहाँ खड़ा होकर जो सबसे लास्ट छोर पे जो है ये एंगल बनाएगा, इसी को लाइन ऑफ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये आपका हो गया, ए बी जो है वो हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब इंसान जो है वो, ऑब्जर्वर जो है वो, यहाँ से सबसे लास्ट छोर पे इसका जो एंगल बनाता है, क्रिएट करता है, वो फॉर्म करता है, वो आपका इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे अभी जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो नीचे है, ठीक है, उसका आँख जो है वो नीचे है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हो जाता है, इस बिल्डिंग पे खड़ा हो जाता है, और बिल्डिंग पे खड़ा होगा तब तो वो ज़मीन पे ही नीचे देखेगा। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेरिवेशन दोनों आपस में ऑपोजिट है। यहाँ पे जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन में ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है, सबसे जो लास्ट जो है वो फाइनल जो है वो सबसे लास्ट पॉइंट है ये बिल्डिंग का, उसको जो एंगल बनता है वो हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब ऑब्जर्वर बिल्डिंग के जो है वो सबसे ऊंचा, सबसे इस जगह पे खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे वो खड़ा है, और इससे यहाँ पे खड़ा होकर और वो नीचे की तरफ देख रहा है, और जो एंगल बनेगा, मान लो ये हवा में, ये एंगल जो बनाएगा, ये जो है वो एंगल बनाएगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा और वो नीचे देखेगा ज़मीन पे, सबसे ऊपर से ज़मीन पे सबसे नीचे वाला जो एंगल बनेगा ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख दिया गया है। We understand that when observer is looking down to the object, then the angle so formed by his line of a sight with a horizontal line is called angle of depression. In the angle of depressions, the head of the observer is lower to the look at the point beam view. Means ये जो line आपका बनेगा वो आपका नीचे की तरफ बनेगा, तो वो हो गया आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे
यहाँ पे ई लिख लो। ए ई और आपका बी सी जो है वो आपस में क्या है, ये और बी सी आपस में क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। अगर ये पैरेलल है तो एंगल ये आपका एंगल ई ए सी बराबर एंगल बी सी ए हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, क्योंकि ये जो है वो आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसमें बस दो अंतर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये नीचे खड़ा होकर सबसे ऊपर वाला जो बिल्डिंग का जो लास्ट छोर है, पिक है, उस पर जो आपका एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर जो ऊपर खड़ा होकर जो सबसे नीचे ज़मीन पे जो हमारा एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपका हो गया और इसका हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये बन गया। ये हवा में जो है वो आपका ये चीज़ बनेगा, तो ये जो फॉर्म्ड होगा ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आपको बस इसमें लाइन ऑफ अ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस आपको यही जानना है। उसके बाद अगर आपको ये कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना कि जो आपका हाइट ऑफ अ मैन जो लिया जाता है वो आपको लिया, मतलब आप उसको कंसिडर नहीं करोगे उसका जो है आप, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ ज़मीन है तो उसका हाइट तो कुछ रहेगा ना इंसान का, तो उसमें एक चीज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा, बस उसके आइज़ को जो है वो कंसिडर करेंगे। तब तो यहाँ भी है तो कुछ हाइट पे खड़ा होकर तभी तो ये बना रहा है, लेकिन ये सब जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। बस आपको ये कंसिडर करना है कि यहाँ उसका आइस है और यहाँ उसका आइस है। उसके बाद आप जब भी क्वेश्चन बनाओगे आपका जो है वो आंसर सही होगा। बस आपको ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको पता लगाना है। अब आप चलते हैं एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज पे इसके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट अस सी बाई कैलकुलेटिंग। अब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको कोई हाइट या डिस्टेंस निकालना होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा इसका हाइट और जो भी है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री from a point on the ground is 60 degree and the point is 20 meter away from the foot of a tree, let us find the height of a tree। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। क्वेश्चन बस आप समझ जाओगे तो उसका कैलकुलेशन जो है बहुत ही इजी है, इसमें कोई आपको ज़्यादा टेक्निक यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इजी है। आपका यहाँ पे बोला जा रहा है आप क्वेश्चन पढ़ना और रीड करना। इसमें एक कोकोनट ट्री के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले आप एक कोकोनट ट्री बना लो। कोकोनट ट्री तो ऐसे ही रहेगा ना, और इसका ऐसे ऐसे रहेगा। अब बोल रहा है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री, ये टॉप हो गया कोकोनट ट्री का, टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है तो नीचे ही कहीं बना होगा। टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज इतना, पॉइंट से, इसका ग्राउंड से जो है वो टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। ये हमारा कोकोनट ट्री है, ये ए और बी, ए बी जो है वो हमारा कोकोनट ट्री है, और ये ज़मीन पे जो है वो हमारा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है। एंड द पॉइंट इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ये जो पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो इसके फुट से, ये फुट है इसका, इससे कितना दूरी पे है, तो ये 20 मीटर की दूरी पे है। तो आपको हाइट ऑफ अ कोकोनट ट्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है?
हाइट ऑफ अ ट्री आपसे पूछा जा रहा है कि आपका हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है। हाइट मीन्स आपको ए बी जो है वो फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए, ये आपको जो है वो दिया हुआ है और ये जो है आपको दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका ए बी अपॉन बी सी। tan थीटा मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी, जो हमें पता नहीं है, यही जो है वो आपका हाइट है, ए बी अपॉन बी सी आपका 20 है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 होती है, तो यहाँ पे √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 20। तो ए बी क्या हो जाएगा आपका √3 20 या 20√3 मीटर। ये आपका ए बी का जो है वो आपका ये हो जाएगा, मेज़रमेंट हो जाएगा। तो ए बी कितना निकल गया 20√3 और ये हो जाएगा हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री इज 20√3 मीटर। ये हो गया आंसर। आपको कोई ज़्यादा आपको इसमें वो नहीं करना है, बस आपको यही जो है वो बस आप एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन, डिप्रेशन निकाल के और आपको साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है आप इजी वे में ऐसे निकालना, बस आपका डायग्राम बनेगा और ये जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर व्हेन अ sun's angle of elevation is 30 डिग्री। Let us write by calculating the height of a tower। ठीक है, अब देखिए आपका इसमें भी एंगल ऑफ एलिवेशन भी आया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं आया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ शैडो, ये आपका टावर है और टावर का शैडो पड़ा है इधर। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज 90 मीटर व्हेन, ये है और इसका जो है वो शैडो कितना दूर गया है, तो ये 9 मीटर शैडो गया है। परछाई ये तो गया नहीं है, तो ये जो है टावर है इसका परछाई ही गया है। तो परछाई अगर इधर से, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाया है, शैडो पड़ा है ABC, ये सूरज है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बना है ये 30 डिग्री जो है वो बना है। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि कितना दूर बना है, तो 9 मीटर बना है। लेट अस स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ अ टावर। तो ये आपको ये पता करना है कि हाइट ऑफ अ टावर आपका क्या होगा। टावर ये है, तो आपको फाइंड आउट करना है ए बी की वैल्यू, कि हाइट ऑफ अ टावर मतलब ए बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी। ये है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इसमें इसका हाइट क्या होगा। यहाँ पे फिर से आप यूज़ करोगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, मीन्स tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी तो हमें पता ही नहीं है, और बी सी जो है वो 9 मीटर है। √30 की वैल्यू हो जाती है 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 9। ए बी जो है वो क्या हो जाएगा 9/√3। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो। तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा √3 × √3
इंटू 3 और √3, √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा 3√3। तो ये ए बी का हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3√3। तो यहाँ द हाइट ऑफ अ टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 3√3। ये आपका आंसर हो जाएगा कि हाइट ऑफ अ टावर हमारा कितना आ गया 3√3। अगर ये सूरज की रोशनी यहाँ भी होती तो ये जो है परछाई आपका इस साइड बनता और एंगल और एलिवेशन ये बनता, फिर भी आपको यही फाइंड आउट करना रहता और इसी तरीके से निकाल लेते आप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं चेंज नहीं की, ये 1 नहीं है, ये 2 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड। अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 50 मीटर लॉन्ग, 50 meter length from a field. If the thread of a kite make an angle 60 degree with horizontal line, let us write by calculating the height of a kite from a ground. ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा क्वेश्चन है कि ये ग्राउंड से जो है वो आपका जो है वो बना रहा है एंगल, तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका कि एक काइट है 3 में, अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ इतना मीटर फ्रॉम अ फील्ड। ये काइट है, ये काइट इतना, ऐसे ही तो काइट उड़ाया जाता है, अगर कोई इंसान है तो ऐसे ही। तो ये थ्रेड कितना मीटर लंबा है, तो 150 मीटर ये लंबा थ्रेड है। इफ द थ्रेड ऑफ अ काइट मेक एन एंगल ऑफ इतना विथ अ हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन से जो है वो कितना डिग्री का बना रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है। ये 60 डिग्री का, तो ये आपका काइट है, ये आपका इतना बड़ा थ्रेड है और ये आपका ये बनाया है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और ये आपका हाइट हो गया ए बी की आपका कितना जो है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा उड़ रहा है, मतलब इसकी हाइट क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है काइट का। तो यहाँ पे आपको ये दोनों मतलब ये निकालना और ये दिया हुआ है, मतलब आपको साइन थीटा का यूज़ करना है, क्योंकि कॉस तो ये दोनों का हो जाएगा, साइन टैन ये दोनों का हो जाएगा, तो आपको साइन थीटा का यूज़ करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका ए सी। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी जो हमें पता ही नहीं है, और ए सी 150 डिग्री। अब हमारा साइन थीटा क्या हो जाता है, तो √3/2 साइन थीटा, साइन 60 की वैल्यू होती है अपॉन ए बी अपॉन 150। मतलब ए बी को अगर आप लिखोगे तो इसको 150 इंटू √3/2 करना पड़ेगा। अब ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 75√3। अगर इसको कट करोगे तो ये 75√3, ये जो है वो वैल्यू हो जाएगी √3 की। ठीक है, तो यहाँ ए बी जो है वो यही जो है वो आपका हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम द ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे लिख दो द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 75√3। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
अ पाम ट्री स्टैंड ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब तार का पेड़ कहाँ पे है आपका, है रिवर के साइड। अ पोस्ट इज फिक्स इन द अर्थ ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द पाम ट्री। एक पोस्ट है वो किसके अपोजिट है, तो पाम ट्री के अपोजिट है। On moving 7√3 meters from the post along the bank, it is found that the tree make an angle of 60 degree at the point with respect to this bank. Let us find the breadth of the river. ये आपका ब्रीथ ऑफ अ रिवर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका आप पिक्चर बना लोगे आप, उसके बाद ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे। का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा है कि एक पाम ट्री है, मतलब तार का पेड़ है, वो बैंक ऑफ अ रिवर में है और उसके अपोजिट साइड जो है वो एक जो है वो आपका एक पोस्ट है। तो ये आपका रिवर हो गया यहाँ पे और ये आपका रिवर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए एक आपका कोकोनट ट्री है। जब भी हम कोकोनट ट्री बनाते हैं या फिर ये बनाते हैं तो उसका जो हाइट है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं उसमें। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो ये मान लीजिए ए के पास आपका जो है वो पाम ट्री है और अ पोस्ट इज फिक्स इन द अर्थ ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द पाम ट्री। इसके अपोजिट में है, मतलब यहाँ पे है आपका पोस्ट जो है वो फिक्स है। ये मान लीजिए ये पोस्ट जो है वो फिक्स है। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अ पाम ट्री स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, अ पोस्ट इज फिक्स इन द अर्थ ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू द पाम ट्री। ऑन मूविंग 7√3 मीटर फ्रॉम द पोस्ट अलॉन्ग द बैंक, मतलब अब आपको कहाँ हिलना है, कितना मूव करना है, तो 7√3 अगर आप मूव करते हो तो क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ फाउंड दैट अ ट्री मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एट द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस बैंक। मीन्स ये आपका एक यहाँ पे है ये कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री नहीं है, पाम ट्री है, पाम ट्री है। इसका अपोजिट साइड जो है वो एक पोस्ट है। ठीक है, ये हमने ले लिया कि ये ए जो है पोजीशन है वो पाम ट्री का है और बी जो पोजीशन है वो पोस्ट का है। तो यहाँ बोला कि अगर आप मूव करोगे, कितना मूव करोगे, 3√3 अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है वहाँ पे, वहाँ से आपका पाम ट्री के पर जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बनाता है आपका 60 डिग्री। मतलब ये आपका 60 डिग्री जो है वो आपको जो है वो बना रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि ब्रीथ ऑफ अ रिवर, तो ये रिवर क्या है, यही तो ये पूरा ये जो है वो आपका ये रिवर ही है, क्योंकि रिवर के इस साइड जो है वो पाम ट्री है और इस साइड जो है वो पोस्ट है। और इसके थोड़ा सा इधर चलते हो 7√3, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका बना रहा है पाम ट्री। तो यहाँ पे आपका ये ले लो, आप बी ले लियो हो तो यहाँ पे आप सी ले लो। तो ये आपको ए बी की वैल्यू, ए बी जो है वो आपका ए बी की वैल्यू निकालना है और ए बी जो है वही है ब्रीथ ऑफ द रिवर। यहाँ पे आप लिख देना इतना कि ए इज पोजीशन ऑफ पाम ट्री एंड बी इज पोजीशन ऑफ पोस्ट। ये पाम ट्री का पोजीशन ए है और जो है पोस्ट का पोजीशन जो है वो बी है। अब आपको ए बी निकालना है। तो यहाँ से अगर आप करोगे, क्योंकि ये और ये लेना है, तो आप tan का यूज़ कर लो। tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया आपका बी सी। तो यहाँ पे tan थीटा के जगह आप 60 डिग्री ले लोगे और यहाँ पे ए बी जो है वो हमारा पता नहीं है और बी सी जो है वो हमें पता है 7√3। ठीक है, अब हमारा जो है ये tan 60 जो होता है √3 होता है वैल्यू, और इसको यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × √3 इज इक्वल्स टू ए बी।
तो ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 7 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाता है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, तो 3 हो जाता है। तो ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 21, और ये जो है वो मीटर में दिया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू हमें 21 मीटर जो है वो हमें मिल गया, और यही जो है वो ब्रीथ ऑफ अ रिवर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 21 मीटर, और यही है जो है, आप लिख दो द ब्रीथ ऑफ द रिवर इज 21 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। बस आपको फिगर ही बनाना है, उसके बाद जो है वो आपका आंसर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा।